सास और जुड़वा बहुओं की किस्मत। मणिपुर के छोटे से गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम कलावती था। कलावती के दो बेटे थे, एक शुभम और एक रौनक। दोनों बेटों की जुड़वा पत्नियां थीं, यानी कलावती की दो जुड़वा बहुएं, लेकिन दोनों ही बहुत अलग थी। एक तो बहुत बड़े बंगले में रहती थी और दूसरी एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करती थी। एक दिन की बात है। अरे अरे देखो तो सही कैसे पी कर सो रहा है, जरा भी शर्म नहीं। इसके साथ तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। काश उस दिन मैंने सही फैसला लिया होता तो आज मुझे ये दिन ना देखने पड़ते। माया का पति शुभम चारपाई पर टांग फैलाकर नशे की हालत में लेटा होता है। अरे झूम बराबर झूम शराबी झूम बराबर झूम। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। अरे अरे देखो तो सही इस दारू वाले कीड़े को, किस तरह दारू के नशे में गाने गा रहा है। अभी इसे बताती हूँ। माया एक पानी की बाल्टी भरकर लाती है और सीधा शुभम के ऊपर उड़ेल देती है। अरे 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 कौन है? किसकी इतनी हिम्मत हुई मेरे ऊपर पानी डालने की? अरे माया की बच्ची तू है? रुक साली कुतिया, तुझे मैं अभी बताता हूँ। शुभम माया को मारने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। आज नहीं छोड़ूंगा तुझे, रुक अभी बताता हूँ। अरे अरे शराबी नशेड़ी कहेंगे, तू मेरे पीछे क्यों दौड़ रहा है? एक तो गलती करता है और ऊपर से मुझे ही मारता पीटता है। माया भागते भागते अपनी बहन छाया के घर पहुंच जाती है। छाया का घर बहुत बड़ा होता है। तभी माया के चिल्लाने की आवाज सुनकर छाया अपने कमरे से निकलकर बाहर आती है। अरे माया, ये सब क्या हो रहा है? तुम दोनों मेरे घर के अंदर इतनी बुरी तरह क्यों लड़ रहे हो? अब तू ही बता छाया, इसमें मेरी क्या गलती है? अब ये आदमी रोज दारू शराब पीकर ऐसे ही पड़ा रहता है, ना तो नौकरी करता है न मजदूरी पर जाता है। मैं अपना घर कैसे चलाऊंगी? आई बड़ी मेरी शिकायत लगाने वाली। तुझे क्या लगता है ये मुझे रोक लेगी? अरे मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूं, चाहे दारू पीऊं चाहे कुछ भी पीऊं, तुम दोनों जुड़वा बहनें मुझे रोक नहीं सकती। तभी वहां पर छाया का पति रौनक पहुंच जाता है और ये सब देखकर शुभम से कहता है, ये सब क्या देख रहा हूं मैं? हाँ, क्या देख रहा हूं मैं अपने घर में? आखिर ये सब क्या हो रहा है? तुम दोनों कुत्ते बिल्लियों की तरह क्यों लड़ रहे हो? भाई दरअसल माया मुझसे लड़ते लड़ते यहाँ आ गई, मेरी कोई गलती नहीं है। रौनक तुरंत शुभम को एक जोरदार तमाचा मारता है, जिसके बाद शुभम जमीन पर गिर जाता है। ये सब देखकर माया भी चुप हो जाती है। तूने शराब पी रखी है? आज अगर तुमने उन पैसों का सही से इस्तेमाल किया होता तो शायद तुम्हें ये दिन न देखना पड़ता। आज तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। तुम ही किसी लायक नहीं हो। शुभम रोते हुए कहता है, अगर हम दोनों ने भी आपकी तरह थोड़ी समझदारी दिखाई होती तो ये सब झेलना नहीं पड़ता। तभी उन दोनों की माँ कलावती आ जाती है, जो उन दोनों से कहती है, देखो तुम दोनों मेरी बहू हो, लेकिन तुम दोनों की किस्मत अलग अलग है और ये सब तुम दोनों के हाथों में ही था। जहाँ छाया ने अपनी किस्मत को चमकाया, वहीं दूसरी तरफ माया ने अपनी जिंदगी से माया को ही दूर कर दिया। सही कहा माँ जी, एक पढ़ी लिखी होने के बाद भी मैंने कभी आगे के बारे में नहीं सोचा। और तो और मैंने छाया से ज्यादा पढ़ाई की, लेकिन मुझसे ज्यादा समझ छाया के अंदर है। उसने अपने हर फैसले बहुत सोच समझ के लिए। देखो बहन, तुम अपना दिल छोटा मत करो, अभी भी समय है तुम्हारे पास। और शुभम जी, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अब शराब और नशे में पैसा बर्बाद करना बंद कर दीजिए। छाया अपनी जुड़वा बहन माया से अमीर हो, लेकिन छाया माया से कम पढ़ी लिखी और कम एजुकेटेड होती है। आखिर माया के साथ ऐसा क्या हुआ होता है जिसकी वजह से वो गरीब होती है? चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। लैला बहन, मेरा इस दुनिया में मेरी दोनों जुड़वा बेटियों के अलावा और कोई नहीं है। अब मैं उन दोनों की शादी किसी अच्छे घर में करना चाहती हूँ, जिसके बाद ये सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन जाऊंगी और भगवान की पूजा पाठ में लग जाऊंगी। फिर तुम्हारे घर का और पैसों का क्या होगा? मैंने सोच लिया है, मैं अपनी पूरी जायदाद का आधा आधा हिस्सा करके अपनी दोनों जुड़वा बेटियों को बांट दूंगी, ताकि वह अपने फ्यूचर के लिए कुछ जोड़ सके। ये तो बहुत अच्छा सोचा है तुमने। वैसे मुझे तुम्हारी दोनों जुड़वा बेटियों के लिए एक रिश्ता याद आया है। घर बार भी अच्छा है और दोनों लड़के भी अच्छे हैं। अरे बहन, तो देर किस बात की है? रिश्ते की बात आगे बढ़ाओ और मुझे उनसे मिलवाओ। लैला कलावती और सरोज को आपस में मिलवा देती है।
सरोज को कलावती के दोनों बेटे बहुत पसंद आते हैं, जिसके बाद वो अपनी दोनों बेटियों की शादी कलावती के बेटे शुभम और रौनक से करवा देती है। विदाई होते समय कलावती दो दो सूटकेस लेकर आती है, जिसके अंदर पैसा होता है। मेरी बच्चियों, ये लो, मैंने अपना मकान और अपनी पूरी जायदाद आधी आधी तुम्हारे नाम कर दी है। अब मेरा फर्ज पूरा हो गया है। मैं सन्यासी बनने जा रही हूँ और भगवान की सेवा मैं करना चाहती हूँ। लेकिन माँ, आपने हमें इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? वैसे माँ, इन सूटकेस में कितना पैसा होगा? दोनों सूटकेस में 5-5 लाख रुपए हैं। पैसों का नाम सुनते ही माया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ से छाया अपनी माँ से कहती है, माँ, आपने सारा पैसा हमें दे दिया है, अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। हम इतने सारे पैसों का क्या करेंगे? जरा अपने बारे में तो सोचती। देखो मेरी बच्चियाँ, इस पैसों का अच्छे से इस्तेमाल करना ताकि तुम्हें आने वाले कल में कभी किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। इतना कहकर सरोज छाया और माया को विदा कर देती है। ससुराल जाने के बाद वो दोनों मिलकर अपनी सास कलावती के घर को अच्छे से संभाल लेती हैं। देखते ही देखते उन दोनों की जिंदगी अच्छे खासी गुजरने लगती है। लेकिन धीरे धीरे उनके घर पर परेशानियां आने लगती हैं। शुभम और रौनक दोनों की नौकरी छूट जाती है और वो दोनों घर में बैठ जाते हैं। अचानक से इस नौकरी छूटने के झटके ने मुझे हैरान करके रख दिया है। अब हम लोग घर कैसे चलाएंगे? अरे भाई, मुझे क्या चिंता, मेरी पत्नी के पास तो पूरे 5 लाख रुपए हैं। जब तक मेरी नौकरी नहीं लग जाती उन्हीं पैसों को चलाएंगे। तुम दोनों अपना देख लो। तभी छाया भी रौनक को अपने 5 लाख रुपए के बारे में बताती है, जिसके बाद रौनक बहुत खुश होता है और छाया से कहता है, अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्यों ना हम इन पैसों से कोई अच्छा सा काम खोल लें ताकि आने वाले कल में हम किसी चीज को परेशान न हो। आप बिल्कुल सही सोच रही हो। नौकरी आज है कल नहीं, क्या फायदा नौकरी के भरोसे रहने का? और इतने पैसों से हम अच्छा खासा काम खोल सकते हैं। छाया और रौनक मिलकर दोनों एक बहुत अच्छा सा ढाबा खोलते हैं। धीरे धीरे देखते ही देखते गांव भर में उन दोनों का ढाबा मशहूर हो जाता है और एक ही साल में वो दोनों मिलकर 5 लाख का दोगुना कमा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ शुभम और माया दोनों 5 लाख रुपए की रोजाना शॉपिंग करते, अच्छा खाते, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाते, जिसकी वजह से कुछ ही समय के अंदर उनका सारा पैसा खत्म हो जाता है, जिसके चलते उन्हें अपना मकान भी बेचना पड़ता है और एक छोटी सी झोपड़ी में रहना पड़ता है। ये सब क्या हो गया हमारे साथ? आज अगर मैंने उन पैसों की इज्जत की होती तो शायद मैं भी छाया की तरह अपने खुद के घर में ऐशो आराम से जी रही होती। माया दिन रात अपने किए पर पछताने लगती है, तो वहीं दूसरी तरफ टेंशन लेकर शुभम शराब की लत में लग जाता है और सुबह शाम शराब पीकर अपना गुजारा करने लगता है, जिस बात से माया बहुत परेशान हो जाती है। फिर एक दिन उन दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा होता है और ये झगड़ा छाया के घर तक पहुंच जाता है। मुझे मेरी गलती का पछतावा है, लेकिन मैं अपनी गलती को सुधार नहीं सकती। अब मेरा सब कुछ जा चुका है। अपनी जुड़वा बहन माया की ये बात सुनकर छाया को उसके ऊपर बहुत तरस आता है, जिसके बाद वो रौनक से कहती है, रौनक जी, जैसा कि आप मुझे बताते थे आज वैसा ही हुआ है। ये दोनों अपनी गलती पर पछता रहे हैं। मेरी मानो इन्हें एक मौका दे दो, शायद फिर ये कभी ऐसा नहीं करेंगे। तुम सही कहती हो। आज तुमने अपनी किस्मत को खुद चुना था और इन्होंने खुद, लेकिन मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं इन्हें एक मौका दे दूं। रौनक तुरंत अपने कमरे में जाता है और 5 लाख रुपए सूटकेस में लाकर शुभम और माया को देते हुए कहता है, ये लो, ये 5 लाख रुपए हैं। वो समय तुमने उन पैसों का सही इस्तेमाल नहीं किया था। मैं जानता हूँ इस बार तुम उन पैसों का इस्तेमाल अच्छे से करोगे और अपनी किस्मत को खुद बनाओगे। जिंदगी बार बार ऐसा मौका नहीं देती। आज अगर तुम्हें दोबारा मौका मिला है तो उसे गंवाना मत और कुछ अच्छा करके दिखाना। शुभम और माया दोनों ही बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद वो दोनों मिलकर कपड़ों का कारोबार शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते वो कपड़ों के कारोबार से अच्छा खासा कमाने लगते हैं। कुछ ही समय में अपनी खुद की एक कंपनी भी खोल लेते हैं, जिसके बाद फर्श से अर्श पर आने में उन्हें देरी नहीं लगती। उनकी जिंदगी में पहले की तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और एक दिन कलावती अपने दोनों जुड़वा बहुओं को अपने पास बुलाकर उनसे कहती है, यही होती है इंसान की किस्मत और अकलबंदी। आज तुमने अपनी अकलबंदी से अपनी किस्मत चमकाई है। भगवान तुम्हें ऐसे ही तरक्की देता रहे। उस दिन के बाद से छाया और माया दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगती हैं।
गरीब सास बहू का लकड़ी का घर। बाजार के बीच बैठी हुई गरीब सास बहू चंदा और चंपा बुलंद आवाज से आते जाते लोगों को बुला रही थी। लकड़ी की टोकरी ले लो, सुंदर सुंदर सूप ले लो, फूलों की डलिया ले लो, आ गया है सास बहू के बनाए लकड़ी के सुंदर सुंदर सामान एकदम सस्ते दाम में। अरे बहू, इतनी देर हो गई, आज तो हम गरीब सास बहू का लकड़ी का सामान लेने एक भी ग्राहक नहीं आया। अब तो बोहनी बट्टा भी नहीं हुआ। माँ जी, जमाना जिस तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में हम सास बहू के बनाए लकड़ी के सामान की मांग घटना लाजमी है। मुझे तो ये चिंता खाई जा रही है, इस महीने रतनलाल जी को क्या जवाब देंगे। हाँ बहू, इस महीने भी दहलीज पर चढ़कर वह रतनलाल अपने मकान का रौब झाड़ेगा। काश कि हमारे पति इस दुनिया में होते तो हम दोनों सास बहू को इतना दुख नहीं देखना पड़ता। देखते ही देखते सांझ की बेला बीत जाती है, जिसके साथ जाड़ी की हवा जोरों पर पहुंच जाती है। ठंड से ठिठुरती हुई गरीब सास बहू आस लगाए देर तक अपनी लकड़ी के सामान बिकने की बाट जोहती हुई हताश होकर घर आती हैं। चंदा की दोनों नन्ही बेटियां गुड़िया और मुनिया भागती हुई आकर उससे लिपट जाती है। माँ, आप आ गई? माँ, हमारी जलेबी कहाँ है? सवेरे आपने वादा किया था कि आप शाम को लेकर आओगी। मुनिया बेटी, आज एक आने की भी कमाई नहीं हुई। बिटिया, ऐसे में तेरी बदनसीब माँ जलेबियाँ कहाँ से मोल लाती। ऐसा कहते हुए चंदा की आंखों में आंसू उमड़ आते हैं। तभी मासूम सी मुनिया मन मार कर कहती है, माँ, अच्छा किया जो तुम जलेबियाँ नहीं लेकर आए। वैसे भी टीचर जी कहती हैं मीठा खाना हानिकारक होता है। इस पर चंदा अपनी बेटियों को गले से लगा लेती है, जिसके बाद वह खाना बनाकर कहती है, माँ जी, चलिए खाना खा लीजिए। बहू, उस पाव भर चावल में किस किस का पेट भरेगा। एक काम कर, तू मुनिया और गुड़िया को खाना दे दे, हम सास बहू तो फिर भी भूख बर्दाश्त कर जाएंगे। चंदा अपनी दोनों बेटियों को खाना खिला देती है और भूख से बिलबिलाती बेचारी गरीब सास बहू पानी पीकर ही पेट भरती हैं। पाँव फटने के साथ ही उनके घर का मकानदार रतनलाल दस्तक देता है और जोर शोर से किवाड़ पीटता हुआ कहता है, अरे ओ चंदा, चंपा, कहाँ छिपी बैठी हो दोनों सास बहू, बाहर निकलो। आवाज सुनकर दोनों सास बहू झुंझलाहट के साथ जागकर बाहर आती हैं। रतनलाल जी, आप इस वक्त? अरे तो क्या अब मैं तुम गरीब सास बहू से परमिशन लेकर यहाँ पधारूंगा? पिछले 2 महीने से घर का भाड़ा नहीं भरा है। अरे किराए के बोझ तले दबकर तुम सास बहू को नींद कैसे आती है? बस अब बहुत झेल लिया मैंने। तुम दोनों सास बहू आज के आज कोई दूजा ठिकाना ढूंढ लो। सांझ की बेला बीतने तक मुझे मेरा घर खाली चाहिए। अरे रतनलाल जी, थोड़ा तो रहम करो। हम बेसहारा बेवा सास बहू इन जाड़े में अपने नन्हे बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगी? जहन्नुम में जाओ, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। उठाओ अपनी गठरी और पकड़ो दूजी डगरी। गरीब सास बहू रोते बिलखते घर से निकल जाती हैं। चलो बच्चों, इस गांव घर में हमारा दाना पानी उठ चला है। मगर माँ, दादी माँ, हम जाएंगे कहाँ? जहाँ ऊपर वाला ले जाए। चंपा और चंदा दोनों बच्चियों का हाथ पकड़कर सर्दी की हवाओं में थरथराती हुई सड़क पर चलते हुए कोसों दूर एक जंगल में पहुंच जाती हैं, जहां लाबनून, देवदार, सागौन की लकड़ियों के लिए मशहूर लंबे ऊंचे पेड़ तने खड़े थे। दादी माँ, मुझे ठंड लग रही है और भूख भी। बहू, अब क्या करें? दोनों बच्ची भूख से मचल रही हैं और हमारे पास इन्हें खिलाने को कुछ नहीं है। तू किस सोच में डूबी है बहू? माँ जी, ईश्वर का खेल तो देखिए। हम सास बहू बरसों से जिन लकड़ियों का साज सामान बनाकर बाजार में बेचती आई हैं, आज हमारे कदम उसी के बीचों बीच खड़े हैं। हमारे पास खाने को ना एक दाना है, न पास में पैसा। अब ये देवदार और लबानोन की लकड़ियां ही हम सास बहू की डूबती डगर का बांध बनेगा। मगर कैसे? माँ जी, जब हम सास बहू लकड़ियों की टोकरी, सूप जैसा साज सामान बेच सकते हैं तो लकड़ियों का घर क्यों नहीं? बहू, लकड़ी का घर बनाना कोई कठपुतली का खेल नहीं, उसे बनाने में समय लगेगा। इस बीच हम और हमारे बच्चे जाड़े से जूझते रहेंगे। नहीं माँ जी, तब तक हम उस घास फूस के टूटे फूटे मड़ई में रहेंगे। और घर छोड़ते समय मैंने बची खुची रोटियां बांध ली थी, और हंसिया, खुरपा और ये इक्के दुक्के बर्तन भी, क्योंकि ये हमारे काम जरूर आएगा।
इस पर चंदा वह रोटी अपनी दोनों बेटियों को खिला देती है और पेड़ से सटकर वह सो जाते हैं। पौ फटने के साथ दोनों सास बहू आंख मलते हुए जाग जाती हैं। बहू, दोनों सास बहू को सवेरे से ही काम शुरू करना होगा। चलिए माँ जी, सबसे पहले हमें बहुतायत मात्रा में लकड़ियाँ काटना होगा। 2 दिन की भूखी प्यासी गरीब सास बहू अपनी भूख को भूलकर लकड़ी का घर बनाने में जुट जाती हैं। चंपा और चंदा लकड़ियां काटने लगती हैं और वहीं चंदा की दोनों बेटियां जंगल के बड़े भूभाग को साफ करने लगती हैं। देखते ही देखते दोपहर हो जाती है। तभी थकी मांदी गरीब सास बहू गहरी सांस भरकर कहती हैं, माँ जी, हमने बिना रुके थके आज ही हमारे लकड़ी के घर की नींव धरनी है। हाँ हाँ, चल बहू, होते हैं शुरू। फिर सास बहू दोबारा से फेटा बांधकर जमीन में गड्ढा खोदकर मजबूत और टिकाऊ लकड़ियों की डंडियों से 4 आवरण तैयार कर लेती हैं। तभी उसकी बेटी बोलती है, हम दोनों बहनों को भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। अरे बहू, अब इन्हें क्या खिलाएंगे, क्योंकि अब तो रोटियां भी नहीं बची। चंदा जंगल में तने खड़े लकड़ियों के पेड़ के बीचों बीच खड़े बांस के पेड़ पर जाती है, जिसे देखकर वह कहती है, फिक्र मत कीजिए माँ जी, अब बचा खुचा काम कल होगा, बस मेरे साथ ईंट ढूंढिए। माँ, ये देखो, मुझे एक ईंट मिला है। माँ, मैंने भी एक ईंट खोजा। ये ले बहू, 2 और ईंट, मगर तू करेगी क्या, बता तो। माँ जी, बताऊंगी नहीं, दिखाऊंगी। चंदा अपने दिमाग की दावेदारी से ईंटों के आवरण से एक चूल्हा बनाती है और कच्चे कोमल बांस को बारीकी से काटकर अपने गठरी में रखे बर्तन और मसाले को निकालकर बम्बू कड़ी बनाती है, जो कुछ ही देर में बनकर तैयार हो जाता है। माँ जी, मुनिया, गुड़िया, सभी आ जाइए, खाना तैयार है। अरे बहू, तू बौरा गई है क्या? हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि हम इस बेस्वाद बांस को खाकर काम चलाना पड़े। माँ जी, एक बार मेरे लिए चक्कर तो देखिए। जैसे ही चंपा बम्बू कड़ी खाती है, वह अपनी बहू की बड़ाई करने लगती है। सचमुच बहू, ये बम्बू कड़ी स्वाद में बड़ी बेमिसाल है। इसके आगे तो बेसन की बनी कड़ी भी फेल हो गई है। हाँ माँ, सचमुच ये कड़ी बेहद स्वादिष्ट है। इसके बाद वह सभी सो जाते हैं और सबेर के सूरज की लालिमा के साथ दोनों सास बहू लकड़ी के घर की छत बनाने के लिए जुट जाती हैं। तभी गुड़िया और मुनिया बोलती हैं, आप दोनों ये घास फूस और लकड़ियों के फट्टे क्यों बना रही हैं? ताकि हमारे लकड़ी के घर की छत बन सके मेरी प्यारी पोतियों। तो फिर हम दोनों बहनें भी आपका हाथ बटाएंगी। अब सास बहू के संग दोनों बच्ची भी उनकी मदद करती हैं और 4 दिनों के चक्र में सास बहू का लकड़ी का घर लगभग आधा तैयार हो जाता है, जिसके बाद वह लकड़ी के घर का दरवाजा झरोखे भी तैयार करती हैं। सप्ताह भर के बड़े संघर्ष के साथ सास बहू की मेहनत रंग ले आती है। उनका लकड़ी का घर पूरे जंगल में जुगनू के जैसे जगमगा उठता है। देखिए माँ जी, हम गरीब सास बहू ने कितना लुभावना लकड़ी का घर बनाया है। हाँ बहू, लकड़ी का ये घर हमारी मेहनत का फल है। भले ये ईंट पत्थर का नहीं बना, मगर ये हम सास बहू का खुद का बसेरा है। अब कोई भी हम गरीब सास बहू को हमारे इस लकड़ी के घर से नहीं निकालेगा। उस पल दोनों सास बहू की आंखों में खुशी के आंसू उमड़ रहे थे। आज वह लकड़ी के बने घर में सुख चैन से रह रही हैं। इसके बाद उन्होंने और भी कई लकड़ी के घर बनाए, जिससे जंगल में आने वाले सैलानी वहां ठहरते और बदले में सास बहू को लकड़ी के घर से बेहतर लागत कमाती थी। वह गरीब गर्भवती विधवा, जिसका नाम रूपा था, एकटक नजर गड़ाए हुए गौशाले को देखती तो कभी दरवाजे की ओर आस लगाए देख रही थी, मानो किसी के आने की बाट जोह रही थी। उसकी सूनी आंखों से आंसू छलक रहे थे। उसकी जुबान एक ही शब्द दोहराई जा रही थी, गौरी, तेरे बिना ये गौशाला एकदम वीरान पड़ गया है। पूरा गांव गढ़ तुझे अब तक खोजता है। मेरे हाथों भारी भूल हो गई। अभी रूपा ऐसा कही रही थी कि गांव में रहने वाली मंजीता भागती दौड़ती इसके पास आती है। अरे रूपा, गजब हो गया, तेरी गौरी गांव के मैदान में मरियल दशा में पसरी हुई है, जल्दी चल। गौरी का नाम सुनकर वह गरीब गर्भवती दौड़ती हुई मैदान में आती है, जहां उसकी गाय गौरी के पांव और पूंछ से बेतहाशा खून बह रहा था और वह दर्द के मारे छटपटाते हुए करहा रही थी। गौरी, तो इतनी दुर्बल क्यों हो गई?
रूपा को देखकर गौरी का दर्द आंसुओं की धार बनकर बहने लगता है। ये देखकर रूपा के चेहरे पर प्रश्न चिन्ह पड़ जाता है और वह ऐसा कहते हुए पुराने दिनों में डूब जाती है। मेरा दिल बार बार गवाही दे रहा था कि मैंने गौरी को गलत हाथों में सौंप दिया। अगर वह विपत्ति ना पड़ी होती तो मैं कभी तुम्हारा सौदा ना करती। ये कहानी है आजमगढ़ गांव में रहने वाली रूपा की। उसका पति किशोर एक किसान था और उसकी सास सुमति एक गृहिणी थी। एक दिन की बात है। माँ जी, मैं क्या सोच रही हूँ, घर बार का काम काज खत्म करने के बाद सारा दिन मैं खाली रहती हूँ। आज के महंगे दौर में एक जन के कमाने से बात नहीं बनती। किशोर की किसानी की कमाई से खुले तौर पर घर खर्च भी नहीं चलता, इसीलिए मैं भी उनका हाथ बटाना चाहती हूँ। क्यों ना हम एक गाय खरीद कर दूध का कारोबार करें, उससे 4 पैसे भी आएंगे और गाय के गोबर से बने उपले चूल्हों के ईंधन का भी काम करेंगे। सोच तो बहुत बुलंद है बहू, लगे हाथ गाय खरीद लेते हैं। दोनों सास बहू सस्ते दाम पर एक दुधारू गाय खरीदकर उसे घर ले आती हैं और रूपा एक टिकाऊ गौशाला तैयार करती है। गौ माता, तुम्हारा गौशाला तैयार है, तुम्हें ये घर पसंद तो आया ना? जैसे ही रूपा गाय के सींगों को सहलाती है वह खुश मन से पूंछ हिलाने लगती है। अरे वाह, तुम तो बड़ी समझदार हो, इंसानों की भाषा भापना भी जानती हो। मुझे तुम पर गर्व है और आज से तुम्हारा नाम गौरी है। अरे भगवान, अब का गौरी से ही लाड़ लड़ाओगी? तनिक हम पर तरस खा जाओ, भूख से छचन रहे हैं। अगले ही दिन से गांव के निवासी रूपा के घर से दूध लेने लगते हैं। धीरे धीरे गौरी के दूध की गुणवत्ता गांव के घर घर में छा जाती है, जिससे पूरा गांवगढ़ रूपा से दूध लिया करता है, जिससे उस बहू के घर से गरीबी की बदरा छटने लगती है। गौरी, तेरा साथ मुझ गरीब बहू का सारथी है। तेरा दूध बेचकर मुझे बेहतर दाम मिलता है, इसलिए ये ले, आज तू चारा और दाना नहीं बल्कि मेवा खा। गौरी खुशी से मेवे खाने लगती है। समय गुजरता है, मगर एक रोज जब किशोर खेत खलिहान से घर लौट रहा होता है तो उसका पांव नदी में फिसल जाता है और वह नदी की गहराई में गोते लगाते हुए डूबकर मौत का कौर हो जाता है। किशोर राम, किसकी बुरी नजर लग गई मेरे बेटे को। मुझ बुढ़िया के सामने मेरे बेटे को अपना कौर बनाकर ये कुढ़न की जिंदगी देने से बेहतर तो तू मुझे बुला लेता भगवान। किशोर की मौत सुमति को गहरा सदमा दे जाती है। रूपा का दिन भी रोते बिलखते हुए कटता है। इसी बीच उसे पता चलता है कि वह गर्भ से है। गौरी, सुना तुमने? किशोर का अंश मेरी कोख में पल रहा है। गुजरते दिनों के साथ गौरी भी गर्भवती हो जाती है, जिसके चलते उसके दूध की गुणवत्ता में कमी आने लगती है। ये देखकर गांवगढ़ कहता है, रूपा बहन, जो भी हिसाब किताब है जोड़ जमा करके बता दो, क्योंकि अब हम तुमसे दूध नहीं लेंगे। मगर क्यों शुवन भाई? क्योंकि हम दाम देकर निबौरी जैसा दूध नहीं लेना चाहते। तुम्हारी गाय दोषपूर्ण दूध देने लगी है, इसलिए बेहतर यही है कि तुम दूध बेचना बंद कर दो। इस तरह सभी जन रूपा से दूध लेना बंद कर देते हैं। कई दिन बीत जाते हैं। हे ईश्वर, ये किस करनी की कटनी काट रही हूँ। न पति का साथ रहा, न सगे संबंधियों का साथ, हाथ में एक फूटी कौड़ी भी नहीं। घर की दशा दुर्बल हो चुकी है, सब कुछ छिन्न भिन्न हो गया है। अब गौरी का सौदा करने के सिवा दूजा कोई चारा नहीं। इस तरह विपत्ति से उकता कर रूपा गौरी को जानवरों के बड़े खरीदार जेठालाल के हाथों उसे बेच देती है और रोते हुए उसे विदाई देती है। जाओ गौरी, ये गरीब गर्भवती बहू तुम्हें नहीं रख सकती। आज से जेठालाल जी तुम्हारे नए मालिक हैं। अरे कैसी ढीठ गाय है ससुरी, डगी नहीं बढ़ा रही। अभी लगाम खींचता हूँ ससुरी की। जेठालाल जबरन क्रूर कसाई की नाई गौरी की गर्दन में बंधी रस्सी खींचते हुए उसे वहां से अपने घर ले आता है और उसे रूखी सूखी घास खाने को देता है। ले खा इस घास को, और अगर दूध देने में तनिक भी आनाकानी की तो जेठालाल तेरी जान ले लेगा। रूपा से बिछुड़कर गौरी दाना पानी नहीं खाती और ना ही दूध देती। ये देखकर जेठालाल उसे डंडे की मार मारने लगता है। अरे तेरी माँ की ममता ससुरी, इतना दाम देकर तुझे इसलिए थोड़े खरीदा है ताकि तू सारा दिन तस्करी मारकर चांदी काटे। न दाना पानी खाती है न दूध देती है। रोते बिलखते हुए रूपा की गाय गौरी जुल्मी जेठालाल के सामने अपने बच्चे के बचाव में पगुराई करने लगती है। अगर आज शाम को तूने दूध नहीं दिया तो तेरी चमड़ी छीलकर एक एक दमड़ी वसूल लूंगा।
इस तरह जेठालाल की ज्यादतियां गौरी पर हर दिन के साथ बेतहाशा बढ़ती चली जाती हैं। वह गौरी को कोड़े मारता तो कभी 2-2 दिनों तक उसका दाना पानी बंद कर देता, जिससे गर्भवती गौरी की दशा बेहद दुर्बल हो जाती है। और एक रात जेठालाल को गहरी नींद में सोए हुए देखकर गौरी खूंटा तोड़कर भागती हुई अपने गांव रूपा के पास आ पहुंचती है। साथियों, ये तो रहा गौरी के सौदे का सफर। क्या गरीब गर्भवती बहू जुल्मी जेठालाल से अपनी गाय को बचा सकेगी? अरे रूपा बहन, गौरी के पेट का उभार एकदम गर्भवती गाय के जैसा है। कहीं गौरी भी गर्भ से तो नहीं है? गौरी, मुझे माफ कर दे। अपनी गरीबी की गुत्थी सहज करने के चलते मैंने तेरा सौदा जेठालाल जैसे जुल्मी के हाथों कर दिया। अब मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। शुवन की बात से सहमत होकर रूपा जानवरों के डॉक्टर से उसकी जांच पड़ताल करवाती है, जहां उसे पता चलता है कि गौरी 9 माह गर्भ से है। गौरी, तू भी मेरी तरह माँ बनने वाली है। अब ये बहू तेरी देखरेख करके तेरी दुर्बलता को दूर कर देगी। अभी रूपा ऐसा कह ही रही थी कि जेठालाल वहां आकर कहता है, नाश मिटी, इस गाय का खूंटा तोड़कर भागती है। आज तो तेरी खैर नहीं। यहीं रुक जाओ जेठालाल। तुमने मेरी गौरी पर जो जुल्म ढाए हैं ना, वो मैं जान गई हूँ। ये मेरी गाय है, बतौर दाम देकर खरीदा है इसको मैंने। इसे मारूं या दुत्कारूं, इस गाय के लिए तुम्हारे गुर्दे क्यों लाल हो रहे हैं? क्योंकि एक बेजुबान जानवर को मारना पीटना जुर्म है। अरे ये कानूनी पाठ किसी और को पढ़ाना। चल गौरी। ऐसा कहते हुए जेठालाल गौरी का खूंटा खींचने लगता है। रूपा उसे ऐसा करने से रोकती है कि जेठालाल उसे जमीन पर धकेल देता है। ये देखकर गौरी जेठालाल जो सींग से उठाकर दूर पटक देती है। बेजुबान जानवर में इतनी हिम्मत देखकर पूरा गांव-गढ़ भी जेठालाल का बहिष्कार करने लगता है। अरे मैया दी, इस गैया ने तो धूल चटा दी। सुन जेठालाल, दोबारा इस गांव में कदम धराना तो अब की बार ऐसा धूल चटाएंगे कि याद रखेगा। मेरी और गौरी के रक्षक बनने के लिए आप सभी का शुक्रिया। चिंता मत करो रूपा, ये पूरा गांव-गढ़ तुम्हारे दुख सुख में तुम्हारा सारथी रहेगा, और गौरी का भी। इस तरह गौरी के सौदे से बिछड़ी हुई बहू और गाय का मेलजोल हो जाता है। कुछ ही दिनों बाद गौरी एक बचिया को जन्म देती है और रूपा भी एक बेटे को जन्म देती है। और गौरी पहली की तरह दुधारू गाय बनकर रूपा को खूब सारा दूध देती है, जिसे बेचकर रूपा गरीबी के गढ़ से बाहर निकल जाती है। भागलपुर के छोटे से गांव में एक बहुत बड़ा राजा रहता था। राजा की 3 बेटियां थीं, जिनमें एक का रंग बहुत ज्यादा काला और वो कुबड़ी थी, जिसके चलते राजा अपनी बेटी हेमलता से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था। और वो सबसे ज्यादा अपनी दोनों बेटी सुप्रिया और मोहिनी से प्यार करता था। एक दिन राजा अपनी रानी से कहता है, देखो, आज मैंने अपनी दोनों बेटियों के लिए स्वयंवर रखा है। रात को कई सारे राजकुमार घर पर आएंगे, उनका अच्छे से स्वागत होना चाहिए। और हाँ, एक बात कान खोलकर सुन लो, हेमलता को उसके कमरे में ही बंद कर देना। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे कहे कि मेरी बेटी काली और कुबड़ी है। लेकिन आप ऐसा क्यों कहते हैं? वो भी तो आपकी ही बेटी है, फिर आप उसके साथ इतना भेदभाव क्यों करते हो? देखो, तुमसे जितना कहा गया है उतना करो। अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगी तो कहीं मुझे मजबूरन आपको यहाँ से वापस आपके पिताजी के पास न भेजना पड़े। राजा अपनी रानी को धमकी देता है, जिसके बाद बेचारी रानी कुछ नहीं कर पाती और वो अपनी बेटी हेमलता के पास जाती है और उससे कहती है, देखो बेटी, आज की रात तुम्हारी दोनों बहनों की स्वयंवर की रात है। आज तुम्हारी बहनों के लिए लड़के पसंद किए जाएंगे, लेकिन तुम्हारे पिताजी चाहते हैं कि तुम अपने कमरे में ही रहो। वो इसीलिए क्योंकि मैं काली हूँ और कुबड़ी भी हूँ। कहीं मेरी वजह से पिताजी की कोई बेइज्जती न कर दे। हेमलता की ये बात सुनकर रानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी बेटी हेमलता को गले से लगा लेती है, जिसके बाद रानी वहाँ से चली जाती है। रानी के जाने के बाद हेमलता भी अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर रोने लगती है। आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ है? भगवान, क्या आप मुझे भी एक साधारण लड़की नहीं बना सकते थे? एक तो मैं काली हूँ, ऊपर से मैं कुबड़ी भी हूँ। कोई मुझे पसंद नहीं करता। वो बेचारी पूरी रात अपने कमरे से बाहर ही नहीं आती। वहीं दूसरी तरफ राजा अपनी दोनों बेटियों के स्वयंवर में बहुत खुश होता है, क्योंकि उसे अपनी दोनों बेटियों के लिए बहुत सुंदर राजकुमार मिल जाते हैं। जैसे ही स्वयंवर खत्म हो जाता है, सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, जिसके बाद राजा रात को अपने बिस्तर पर आराम करते हुए अपने दिमाग में सोचता है, जब से हेमलता का जन्म हुआ है तब से ही मैं उसे सबसे छुपा रहा हूँ, लेकिन अब मैं उसे और कब तक लोगों से इस तरह छुपाता रहूंगा। मुझे कोई ना कोई तो समाधान निकालना ही होगा।
उसे अपने महल से हमेशा के लिए निकालना होगा। राजा बड़ी ही चालाकी से रात के समय अपनी बेटी हेमलता के कमरे में जाता है और उसका मुंह दबाकर उसे महल से बहुत दूर ले जाता है। जिसके बाद राजा अपनी बेटी हेमलता से कहता है, जब से तुम पैदा हुई हो तब से मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। तुम्हारी वजह से मुझे कई लोगों के सामने नीचा भी देखना पड़ा है। कई लोग मेरी बेइज्जती करते हैं। तुम मेरी बेटी नहीं हो, इसलिए आज के बाद तुम वापस महल कभी मत आना और यहाँ से बहुत दूर चली जाना। ये लो, इसमें कुछ सोने के सिक्के हैं, ये तुम्हारे काम आएंगे। ऐसा कहकर राजा अपने घोड़े पर बैठता है और वापस महल की तरफ लौट जाता है। जिसके बाद राजकुमारी हेमलता रोते हुए जंगल की तरफ चलने लगती है। कुछ ही दूरी पर जाने के बाद उसे बहुत तेज भूख लगती है और वो रोने लगती है। आखिर पिताजी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तो उनकी बेटी थी। उसके बाद भी उन्होंने मुझे महल से निकाल दिया। अरे, अगर मैं काली और कुबड़ी हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? हेमलता जंगल में रोते रोते एक बहुत बड़े वृक्ष के नीचे आकर बैठ जाती है। जिसके बाद वो वहाँ बैठी हुई खूब रोती है। तभी अचानक से उसे वृक्ष के आसपास एक अजीब सी आवाज का एहसास होता है, जिसकी वजह से हेमलता बहुत ज्यादा डर जाती है। कौन है यहाँ? कौन है? सामने आओ। तभी अचानक से हेमलता के सामने एक प्यारा सा सोने से सुनहरा खरगोश आता है, जो कि बहुत जख्मी होता है। हे भगवान, ये क्या? इस बेचारे खरगोश को तो काफी सारे जख्म लगे हुए हैं। हेमलता काली और कुबड़ी जरूर थी, लेकिन उसके अंदर दया और भावना बहुत ज्यादा थी और वो जानवरों से बहुत प्रेम किया करती थी। जिसके चलते वो जंगल से कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठा करती है और सोने के सुनहरे खरगोश को लगा देती है। उसकी जड़ी बूटी लगाते ही वो खरगोश एक प्यारी सी परी में बदल जाता है। कौन हो तुम? और तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? इस घने जंगल में तुम्हें जरा भी डर नहीं लग रहा? आखिर तुम इस जंगल में आई कैसे? राजकुमारी हेमलता परी को अपने साथ हुई पूरी घटना के बारे में बताती है। मैं काली हूँ और कुबड़ी भी हूँ। इस वजह से पिताजी ने मुझे महल से निकाल दिया और यहाँ लाकर छोड़ दिया। ऐसा कहकर बेचारी हेमलता बहुत जोरों से रोने लगती है। जिसके बाद परी अपनी जादुई छड़ी से उसे बिल्कुल ठीक कर देती है और साथ ही साथ उसके गिरे हुए आंसुओं को सोने के जादुई आंसुओं में बदल देती है। जिसके बाद परी राजकुमारी को एक आईना दिखाती है। देखो राजकुमारी हेमलता, तुम कितनी सुंदर हो। अब ना तो तुम काली हो और ना ही तुम कुबड़ी हो। इस पूरे राज्य में अब तुम्हारे जितना खूबसूरत कोई नहीं। और साथ ही साथ अब से जब भी तुम रोगी तो तुम्हारे आंसुओं से सोने के सिक्के निकलेंगे। हेमलता अपने आप को आईने में देखकर बहुत खुश होती है। जिसके बाद वो परी का शुक्रिया अदा करती है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी खूबसूरत भी हो सकती हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि ये मैं हूँ। परी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो मेरा फर्ज था। आखिर तुमने मेरी जान जो बचाई है। आज से तुम्हारी रक्षा करने का फर्ज मेरा। तुम इस जंगल में आराम से रह सकती हो। राजकुमारी हेमलता जंगल में रहना शुरू कर देती है और जंगल के जानवरों को अपना दोस्त बना लेती है। वहीं दूसरी तरफ राजा को राजकुमारी हेमलता से छुटकारा पाकर बहुत खुशी मिलती है और वो अपनी रानी से कहता है, लगता है राजकुमारी हेमलता हमें छोड़कर इसलिए चली गई क्योंकि वो हमारे जैसी नहीं थी। मुझे उसके जाने का बहुत दुख है। राजा रानी के सामने नाटक करके दिखाता है। जिसके बाद एक दिन राजा उन दोनों राजकुमारों के साथ जंगल में शिकार करने के लिए जाता है। एक राजा को शिकार कैसे करते हैं ये आना चाहिए। आज मैं तुम दोनों को शिकार करना सिखाता हूँ। राजा ऐसा कह ही रहा होता है, तभी दोनों राजकुमार अपने मन ही मन सोचते हैं राजा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ जानवरों का शिकार करने आए हो? अरे आज तो शिकार जरूर होगा, लेकिन जानवरों का नहीं, तुम्हारा। आज तो राजा को जंगल में मारकर हम दोनों भाइयों को इसका पूरा राज्य मिल जाएगा, जिसके बाद हम इस राज्य पर राज करेंगे। जंगल के बीचों बीच पहुंचने के बाद जैसे ही राजा हिरन का शिकार करने वाला होता है,
वैसे ही करमवीर और धर्मवीर दोनों मिलकर राजा को तीर मार देते हैं, जिसके बाद वो दोनों अपने घोड़ों पर सवार होकर वहां से भाग जाते हैं। तभी वहां से राजकुमारी हेमलता गुजर रही होती है। उसे किसी के दर्द में चिल्लाने की आवाज आती है। लगता है कोई परेशानी में है। जैसे ही हेमलता आवाज के पीछे जाती है, वो राजा तक पहुंच जाती है और अपने पिता को तीर लगा देख उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हेमलता किसी तरह राजा को जड़ी बूटी लगाकर ठीक करती है। जैसे ही राजा को होश आता है, हेमलता राजा से कहती है, पिताजी, पिताजी आप ठीक तो हो ना? इतनी सुंदर लड़की को देखकर राजा उससे पूछता है, कौन हो तुम और मुझे पिताजी क्यों कह रही हो? हेमलता राजा को सब कुछ सच बताती है, जिसे सुनने के बाद राजा की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो कहता है, मुझे माफ कर दो बेटी। मैंने तुम्हारे काले और कुबड़े होने की वजह से तुम्हें इस जंगल में लाकर छोड़ दिया था, लेकिन आज तुमने ही मेरी जान बचाई। तुम चाहती तो मुझे मरने के लिए छोड़ सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। हो सके तो मुझे माफ कर देना। पिताजी, आप माफी मत मांगिए, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। आपकी जगह कोई और होता तो वो भी ऐसा ही करता। ऐसा कहकर राजकुमारी हेमलता रोने लगती है, जिसके बाद उनके चारों तरफ सोने के सिक्के ही सिक्के इकट्ठे हो जाते हैं। राजा अपनी बेटी के साथ साथ उन सभी सोने के सिक्कों को महल में ले जाता है और उन दोनों राजकुमारों को कड़ी से कड़ी सजा देता है। जिसके बाद राजा अपनी बेटी हेमलता के साथ खुशी खुशी रहता है और उसे बहुत प्यार करता है। बबलू अपनी सब्जी का ठेला लिए सड़क से गुजर ही रहा था कि एक कार वाला तेज स्पीड से टक्कर मारकर भाग जाता है, जिससे बबलू की आधी सब्जियां खराब हो जाती हैं और उसके पैर में काफी गहरी चोट आती है। आसपास के लोग उसकी हालत देखकर उसे हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, फिर घर ले जाते हैं। अपने बेटे की ये हालत देखकर सुधा कहती है, अरे बेटा, क्या हुआ तुझे? तेरे पैरों में इतनी पट्टी क्यों बंधी है? अरे कोई तो बताओ। अरे जानवी, जल्दी से पानी लेकर आ। आई माँ जी। माँ, आपको तो पता है अमीर लोग कैसे होते हैं। उन्हें गरीब लोगों का न ठेला दिखता है न उनका दिल, बस रौंदते हुए चले जाते हैं। तभी जानवी रसोई से पानी लाती है तो अपने पति की ये दशा देखकर उसके हाथ से गिलास गिर जाता है और रोते हुए वो कहती है, बल्लू जी, आपको क्या हुआ? किसने आपकी ये हालत की? नर्क में जाए वो इंसान, अपने आप को समझते क्या है? दूसरों को चोट पहुंचाकर भाग जाते हैं। जानवी, अब छोड़ो, कोई बात नहीं। अरे जो होना था सो हो गया। मेरे ठेले की आधी सब्जियां खराब हो गई। जो बची कुची हैं वो अंदर रख लो, हमारे काम आ जाएंगी, क्योंकि अब मैं मंडी नहीं जा पाऊंगा बेचने। बेटा ऐसा मत कर, कुछ दिन की बात है तो फिर से चलने फिरने लगेगा तो काम भी करेगा। कुछ वक्त के लिए हम ही कर लेंगे। बिल्कुल सही कहा माँ जी आपने। कुछ दिन तक जानवी अपने पति का ख्याल रखती है, उसे वक्त पर दवाई देती है और पैरों की मरहम पट्टी करती रहती है। और एक दिन कहती है, माँ जी, हम कब तक ऐसे घर में रहेंगे? घर में अब गिने चुने पैसे ही बचे हैं जिससे हम गुजारा चला सकते हैं। आलू टमाटर की एक बोरी पड़ी है, क्यों ना हम इन्हीं सब्जियों को बेचने चले? हाँ बहू, तूने ठीक कहा। माँ, आप दोनों परेशान मत हो। ऐसे में मैं भी मंडी में जाकर बैठ जाऊंगा। बैठकर ही तो सब्जियां बेचनी है। नहीं बल्लू जी, आप जब तक ठीक नहीं हो जाते आराम कीजिए। हम सास बहू मिलकर भी घर की देखभाल कर सकती हैं। बिल्कुल ठीक बोला मेरी बहू ने, और तू घर पर अपना ध्यान रखना। ये कहकर ही दोनों सास बहू अपने बेटे के ठेले पर सब्जियों को सजाकर मंडी के लिए निकल जाती हैं और बेचने लगती हैं। सब्जी ले लो, सब्जी, ताज़ा ताज़ा सब्जी, ताज़े टमाटर, ताज़े आलू ले लो 20 रुपए 30 रुपए किलो ले लो। आइए आइए, कहीं टमाटर खत्म ना हो जाए, जल्दी आकर सब्जी ले लीजिए। ये सब्जी कितने की दी है? दीदी 20 रुपए किलो। रहने दो, नहीं चाहिए। अरे बेटा ले लो, ताजे ताजे हैं। अरे मुझे नहीं चाहिए, बहुत महंगा दे रही हो। ऐसा कहकर वो ग्राहक चली जाती है। सुबह से शाम हो जाती है, बस 4-5 ग्राहक ही उससे सब्जियां लेकर जाते हैं। बाकी उनकी सब्जी ठेले पर बची ही रहती है। 4 दिन बीत जाते हैं, उन सास बहू की सब्जी कुछ खास नहीं बिकती। शाम को ठेला लिए जब वो वापस आती हैं तो सुधा की नजर पनवाड़ी पर पड़ती है और वो कहती है, देख देख बहू,
इस पनवाड़ी की दुकान पर कितनी भीड़ जमा है, और जिस रास्ते से आए हैं ना हम, उन दोनों पनवाड़ी की दुकान पर भी बहुत भीड़ थी। आखिर ये ऐसा क्या बेचते हैं जो पनवाड़ियों पर इतनी भीड़ होती है? अरे माँ जी, आपको तो पता है, आदमी लोग घर में एक दिन सब्जी लेकर जाएं या न जाएं, पर दिन में 2-3 बार गुटखा पान जरूर खाते हैं। गुटखा पान तंबाकू